जी। 6 बार रिपीट करने के बाद में जो बच्चा वहां तक नहीं जा सका, उसमें वो है ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में वो होशियार होगा। बिल्कुल हम सही। उससे जो है बेजा तवक्कुआत लगा के रखे हुए हैं कि बनना है तो डॉक्टर बनना है। अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई दूसरा रास्ता हमवार करके रखा होगा, जी। लेकिन हम उस पर उसको जाने नहीं लाड देते। प्यार की मतलब हद कितनी होनी चाहिए? लेकिन अगर कोई पेरेंट ये समझता है कि मैंने मेरे बच्चे का दाखिला अच्छी स्कूल में कर दिया और एक अच्छी ट्यूशन मैंने भरपूर अमाउंट दे के उसको लगा दी, तो उसकी तालीमी तरक्की हो जाएगी, तो ये उसकी खाम ख्याली है। कैसे पढ़ाई काफ़ी है या इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए ज़रूरी है? हमारे बचपन में अगर देखेंगे हम, तो ट्यूशन ऐसे बच्चों को दी जाती थी सही। जो पढ़ाई में कमजोर रहते थे, सही है। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज बल्कि ये फैशन हो गया। उसने फर्स्ट टाइम में 100 मार्क्स लिया, अब वो सेकंड टाइम अगर रिपीट करता है तो वो 400 या 500 से ऊपर कैसे मार्क्स लाएगा? इंडिया के अंदर हर 40 मिनट के अंदर एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। ऐसे माँ बाप के झगड़ों का या उनके ताल्लुकात का बच्चों के करियर के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? जो बदअखलाकी उनके अंदर आ रही है, जो बुराई है उनके अंदर आ रही है। आज सब परेशान हैं, टीचर्स परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं, सोसाइटी परेशान है। तो इसका हल क्या है? माँ बापों ने मिसाल कायम करना चाहिए अपने अखलाक से, सही है। अपने किरदार से, अपनी आदतों से। बच्चा शरारती हो लेकिन वो बदतमीज ना हो। स्टूडेंट की एजुकेशन के अंदर टीचर्स की क्या 3 बुनियादी जिम्मेदारियां हो सकती हैं? कई ऐसे टीचर्स देखने में आए हैं कि जो उनकी तालीमी लियाकत पीएचडी है, डॉक्टरेट है वो, जी जी। लेकिन वो एक छोटी सी कंसेप्ट को वो बच्चों के लेवल पर जाकर नहीं पढ़ा पाते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज के हमारे इस पहले पॉडकास्ट का टॉपिक है बच्चों की एजुकेशन के अंदर पेरेंट्स का किरदार, और इस पर हम बात करेंगे हमारे टीचर रिस्पेक्टेड मोहम्मद अतीक मोहम्मद अब्दुल सर से। मैं आपका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करता हूँ। आप उर्दू प्राइमरी स्कूल डिग्रस डिस्ट्रिक्ट यवतमल में असिस्टेंट टीचर हैं। आपकी एजुकेशन बीएससी एमएड है और साथ ही आप मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज फॉर साइंस बाल भारती पुणे। इसके अलावा आप मास्टर ट्रेनर हैं। आपने SCERT की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एज ए ट्रेनर आपने लोगों को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र की जानिब से आपको आइडियल टीचर का अवार्ड भी मिला है। साथ ही गालिब एकेडमी दिल्ली की तरफ से आपको नेशनल उर्दू टीचर अवार्ड भी आपको मिला है। इसके अलावा सर का और हमारा एक खूबसूरत रिलेशन ये है कि सर हमारे उस्ताद रह चुके हैं। सर ने हमको केमिस्ट्री पढ़ाई है। सर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सर बहुत सारे बड़े बड़े कंसेप्ट्स को बिल्कुल एक सादा सी और एक आम सी ज़बान में स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। नादरीन, आप जानते हैं कि टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट ये गाड़ी की 3 पहियों की मानंद होते हैं। अगर उसमें से एक पहिया भी अगर ख़राब हो जाए तो बच्चों की तालीम और एजुकेशन बहुत मुतासिर हो सकती है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम सर से बात करेंगे कि बच्चों की एजुकेशन में पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है। सर, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि बच्चों की तालीम में पेरेंट्स की बुनियादी क्या रोल हो सकता है, बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। आपका जो पहला सवाल है कि बच्चों की तालीम में वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां होती है, तो हम इस बात से शुरू करते हैं कि बच्चे हमारे पास में अल्लाह ताला की एक अमानत है और उनकी तालीम और तरबियत हमारी अहम तरीन जिम्मेदारी है, क्योंकि हम बारहा ये पढ़ते हैं कि नेक औलाद, सालेह औलाद, ये हमारे लिए सवाब जारिया का काम करता है। तो बच्चों की तालीम और तरबियत की जो जिम्मेदारियां हम पर फ़ाइज़ हैं, यानी बहैसियत वालिदैन, उसमें सबसे अहम जिम्मेदारी है कि हम उनके तालीम का सही इंतखाब करें। अपने बच्चों की सलाहियतों की मुनासिबत से उनको उनके अलग अलग तालीमी शोबों में दाखिला करवाएं। दूसरी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको तालीमी वसाइल मुहैया कराएं। तालीमी वसाइल का मुहैया कराना यानी किताबें, कापियाँ, पेन और दीगर लवाजिमात जो रहते हैं वह हम उनको मुहैया कराएं। उसी के साथ साथ तीसरी हमारी अहम जिम्मेदारी है बहैसियत वालिदैन, बहैसियत सरपरस्त, के
हम हमारे बच्चों के तालीम का मकसद का तयन करें कि हम उनको तालीम किस लिए दे रहे। अगर हम मकसद का तयन नहीं करेंगे तो बेमकसद तालीम कोई माने नहीं रखती। सही। तो हम लोगों को जो है सबसे अहम जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम हमारे बच्चों की तालीम का मकसद तयन करें। इसमें ख़ास तौर पर कुछ पेरेंट्स जो है वो उजलत करते हैं। तो ये जब हम तालीम का मकसद का तयन करेंगे तो उस वक्त बच्चों का मशवरा भी उसके अंदर शामिल रहे। सही। नहीं तो बच्चा करना चाह रहा, किसी और कोर्स में दाखिला लेना चाह रहा, एडमिशन करना चाह रहा, और हम बजिद हैं कि नहीं तुझे यही कोर्स करना है। मतलब ये कि अपनी ख्वाहिश बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए। बल्कि बच्चों को जो है उनकी भी मशवरे में शामिल करे, उनके भी ख्वाहिशात का हमने पासो लिहाज रखना चाहिए। चौथा पॉइंट यह है इसके अंदर कि हम बार बार वक्तन फवक्तन बच्चों के तालीम में मदाखलत करें। मदाखलत इन द सेंस कि देखते रहें कि वो किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं, मश्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मदाखलत। उसी के साथ साथ अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी हिमायत भी करना चाहिए अपन ने। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो मैंने बताया कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसमें उनकी हौसला अफजाई करें। तालीम के कामों में उनकी हौसला अफजाई से उनकी और हिम्मत आगे बढ़ेंगे और वो अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। सर जी। दूसरा सवाल हमारा ये है कि अब जाहिर बात है कि ये फितरी हर माँ और बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, वो उनका लाड करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों से जो लाड़ और प्यार किया जाता है वो उसमें ज़्यादती हो जाती है और उसका उनके तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये लाड़ बहुत प्यार की मतलब हद कितनी होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि वालिदैन को बच्चे प्यारे होते हैं और वो अलग अलग तरीके से उनको लाड़ और प्यार करते हैं। हम इस सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और पहले मैं आपका इस सवाल का जवाब मुस्बत तरीके से देता हूं कि वालिदैन का प्यार, मोहब्बत, शफकत ये बच्चों की तालीम में मुस्बत असरात मुरत्तब करता। सही। वही अगर समझ लो गैर जरूरी लाड़ प्यार हो रहा तो इसके मनफी असरात भी देखने को आते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा मुस्बत असरात की बात करेंगे कि जब बच्चे से हम शफकत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे तो उसमें जहनी, जिस्मानी और रूहानी तरक्की होती है। मुस्बत असरात में यह है कि हम अगर उसको अच्छे तरीके से उसका पूरा अपन वक्त दे रहे हैं, उस पर ध्यान रख रहे हैं तो उसमें खुद एतमादी बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं हम। उसी के साथ साथ उसमें जो सलाहियतें हैं उसमें इजाफा होगा। उसी के साथ साथ बच्चे को तहरीक मिलेंगी कि मेरे वालिदैन मेरे अच्छे अमल पर मुझे शाबाशी देते हैं, मुझे प्यार करते हैं। बच्चों को हमारी छोटे से एक जुमला, तारीफ का जुमला, शाबाश, इससे उसको आगे तालीम हासिल करने में तहरीक मिलती है। लेकिन अगर हम इसी को दूसरी पहलू पर बात करें कि बेजा लाड़, गैर जरूरी लाड़ प्यार, तो इसकी वजह से वो उसके पढ़ाई पर जो तवज्जो है उसमें कमी आ जाती जी। यानी वो पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता, वो कई दूसरे कामों में मुलविस हो जाता और उसका पढ़ाई पर से ध्यान हट जाता और फिर वो एक तरह से ये कि जिद्दी बन जाता। जी। क्योंकि हम उसका बेजा लाड़ पुरारे, उसने जो बोला वो लाके दे रहे, उसकी फरमाइशों को हम पूरी तरह से काम कर रहे, उसके फरमाइशों के मुताबिक काम कर रहे, तो वो फिर जिद्दी बन जाता और हमारे फिर नाफरमानी करना शुरू कर देता। जी। तो ये दोनों बातें हैं, हम प्यार करें लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही करें, बेजा लाड़ से परहेज करें। सर इसमें एक पॉइंट मैं भी ये सोचता हूँ कि जैसा बच्चों की तालीम के अंदर जो सख्ती की जाती है मतलब स्कूल या टीचर्स की तरफ से, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आमतौर पर ये होता है कि आजकल जो एजुकेशन चल रही है स्कूलों में, अगर टीचर्स की तरफ से कुछ सख्ती अगर की जाती है बच्चों को, तो मैं समझता हूँ कि ये माँ बाप के लाड़ प्यार का ही नतीजा है कि पेरेंट्स उसको निगेटिव सेंस में लेते हैं
तो इसी वजह से आज ऐसा हुआ कि टीचर्स बच्चों पर सख्ती नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता कि टीचर जो है, दो चीजें हैं देखिए किसी भी चीज के लिए, एक इनाम और दूसरा उसकी जो है सजा। सजा। जी जी तो आजकल तो सजा पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, जी। असातिज़ा तो बिल्कुल सजा नहीं दे सकते। सही। अलबत्ता वालिदैन जो है वो एक दायरे में रहते हुए उसको सजा दे सकते। जी लेकिन जैसा आप बात कर रहे हैं कि असातिज़ा स्कूल में अगर होमवर्क नहीं लाने पर कोई अगर तंबी करते हैं, ये करते हैं, तो पेरेंट्स वहां पहुंच जाते। ये पेरेंट्स का बेजा लाड़ ही है, गैर जरूरी लाड़ ही है, जो बच्चों के लिए तालीम के हुसूल के लिए उनमें कुछ रुकावटें पैदा कर सकता। सर, इसमें आज का एक अहम प्रॉब्लम हमको ये महसूस होता है कि आजकल पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में दाखिला करवा दिया, उसको हमने जैसे आपने कहा किताबें कॉपी और पेन वगैरह दिलवा कर दे दी, उसके लिए ट्यूशन लगा दी, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब हमारा बच्चा जानेगा, स्कूल वाले जानेंगे और ट्यूशन वाले जानेंगे। ये एक बड़ा मसला महसूस होता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी देखिए, एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराना ये एक अच्छे सरपरस्त की अहम जिम्मेदारी है। मैं तो कहूंगा कि भाई बुनियादी जरूरत है एक बच्चे का एक अच्छे स्कूल में दाखिला हो। जी उसके बाद में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि ट्यूशन का भी एक ट्रेंड चल रहा, जी यानी 4-5 घंटे वो बच्चा जी स्कूल में है, वहां से आके 3-4 घंटे की वही पैरेलल सेशन उसके वो चल रहे। ठीक है, आज बच्चे उसमें अडॉप्टेड हो गए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई पेरेंट ये समझता है कि मैंने मेरे बच्चे का दाखिला अच्छी स्कूल में कर दिया और एक अच्छी ट्यूशन मैंने भरपूर अमाउंट दे के उसको लगा ली तो उसकी तालीमी तरक्की हो जाएंगी, तो ये उसकी खाम ख्याली है। क्योंकि एक अच्छे स्कूल में दाखिले से उसको तालीम तो मिलेंगी, लेकिन वो उसमें कितना इम्प्लीमेंट कर रहा, वो कितनी उसकी मश्क कर रहा, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वक्त पर स्कूल जा रहा नहीं जा रहा, वक्त पर ट्यूशन जा रहा नहीं जा रहा, दिया गया होमवर्क वक्त पर कर रहा नहीं कर रहा, ये सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि वो उस पर नज़र रखे। सर, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल हमारे जहन में भी आया है, आप बात कर रहे थे कि एक बच्चा, उसका बहुत ज़्यादा टाइम तो स्कूल में चला जाता है, उसके बाद फिर स्कूल से आने के बाद उसको ट्यूशन जाना पड़ता है, फिर वो इतना थक जाता है कि सेल्फ स्टडी के लिए उसको टाइम नहीं मिल पाता। हालांकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, तो इस मसले को कैसे हल किया जाए? देखिए, आज जो मैंने जैसा बताया कि आज ये ट्रेंड चल गया। हमारे बचपन में अगर देखेंगे हम तो ट्यूशन ऐसे बच्चों को दी जाती थी जो पढ़ाई में कमजोर रहते थे। सही है। लेकिन आज उल्टा हो गया। जी जी। आज बल्कि ये फैशन हो गया कि ट्यूशन जो है फलां ट्यूशन हमारा बच्चा वो ट्यूशन में है। अब वो बच्चा घर पे आने के बाद में वो ट्यूशन का होमवर्क कर रहा नहीं कर रहा पेरेंट्स को मालूम नहीं, स्कूल का होमवर्क कर रहा नहीं कर रहा पेरेंट्स को मालूम नहीं। लेकिन अब हम इसको, चूंकि अब ये मुरव्विज हो गया, आज दौर की जरूरत हो गई, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अब बच्चा इसमें से अपना वक्त निकालेगा और इस तरह से बच्चे आजकल अडाप्टेशन, जिसको अपन तवाफुक बोलते, वो अडाप्टेड हो गए हैं और होना भी चाहिए। बच्चों ने घर पे भी काम करना चाहिए, ट्यूशन में भी काम करना चाहिए और स्कूल में भी काम करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जो है वो स्ट्रांग है। जो इन तीनों चारों में अगर कामयाब हो जाएगा वही कंपटीशन में टिकेगा। सर, ये मसला असल में इतना सीरियस है, हमको ऐसा महसूस होता है कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं वो तो ठीक है, वो अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन इवन ऐसे जो एजुकेटेड पेरेंट्स है, जो खुद टीचर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, तो मसला इतना सीरियस है कि वो खुद भी, उन्होंने भी अपने बच्चों को ट्यूशन के हवाले कर दिया है और स्कूल के हवाले कर दिया है, और अब समझते हैं कि उनका बच्चा अच्छा रिजल्ट लाएगा। जी, मैंने जैसा पहले बताया कि अगर हम ये सोच ले रहे हैं कि हमने अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया, अच्छे ट्यूशन में लगा दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, तो ये हमारी खाम ख्याली होगी। बल्कि अब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई कि वो अच्छे स्कूल में दाखिले की वजह से इसके रिजल्ट और इम्प्रूव होना चाहिए, अच्छे ट्यूशन में दाखिले की वजह से इसकी तालीमी लियाकत में इजाफा होना चाहिए, इसमें वो सारी चीजें आना चाहिए जो हमने सोच के रखा हुआ है। तो वो देखने के लिए हमारी जिम्मेदारी वक्तन फवक्तन हम जांच करें, उसकी कापियां देखें, उसकी किताबें देखें, उसकी मार्कशीट को देखें, उसके टेस्ट के पेपर को देखें, और ख़ास तौर से वो सारी चीज़ों का उसके अंदर, उसके किरदार में वो आ रहा या नहीं आ रहा, इसका भी वक्तन फवक्तन देखते रहे। ये इसी से मसले एक हमारे टीचर ने बताए थे कि अक्सर स्कूलों में जो पेरेंट्स मीट होती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि 50% भी पेरेंट्स उसके अंदर शरीक नहीं होते हैं।
तो ये भी इस बात की एग्जांपल है कि पेरेंट्स की तवज्जो बहुत कम है बच्चों के ऊपर। हम भी साइकोलॉजी के एक स्टूडेंट है कि मवाजना या कंपैरिजन ये बहुत नुकसानदा होता है। हर बच्चा, हर स्टूडेंट के अंदर एक अलग किस्म की सलाहियतें होती है, लेकिन आज ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे का कंपैरिजन, उसका मवाजना दूसरों के बच्चों के साथ करते हैं। देखो दूसरों का बच्चा कैसा कर रहा है, दूसरों का बच्चा कैसे रिजल्ट ला रहा है, तो इसका क्या नुकसान होता है बच्चों की शख्सियत के ऊपर? बच्चों की शख्सियत के हिसाब से यह सबसे अहम सवाल है जी। कि आज वालिदैन चाहते ना चाहते हुए अपने बच्चे का दूसरे के बच्चे से, अपने रिश्तेदार के बच्चे से, अपने पड़ोसी के बच्चे से या अपने भाई के बच्चे से चाहते हुए या ना चाहते हुए दानिश्ता या गैर दानिश्ता मवाजना कर ही लेते हैं। जी। और ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जी। उसकी नफ्सियात के हिसाब से, उसके जहन के हिसाब से, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों के जहनों पर मनफी असरात मुरतब होते। हाँ, हम लोगों ने यह ध्यान रखना चाहिए कि इनफरादियत का ख्याल रखना चाहिए जी। कि अल्लाह ताला ने जो हमको जो बच्चा दिया है उसके जहन अलग है, उसकी सलाहियतें अलग है। अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियतें अलग अलग दी हुई है। किसी का बच्चा मैथ्स में होशियार होगा तो आपका बच्चा साइंस में होशियार होगा। जी। उसकी जहानत और इसकी जहानत दोनों एक सब्जेक्ट के लिए आप कंपेयर मत कीजिए कभी भी। हाँ, आप मुस्बत मुकाबला कर सकते कि बच्चों के अंदर जो हम तालीम दाखिल करना चाह रहे या तालीम देना चाह रहे, तो उसके बच्चे में ये मुस्बत असरात है, तो आप भी ये ख्वाहिश कर सकते कि हमारे बच्चे में भी वो मुस्बत असरात आए। लेकिन बदगुमानी से बचना चाहिए। अगर समझ लो वो बच्चा बार बार ऐसा महसूस कर रहा है कि मेरे साथ में मेरे पड़ोस के बच्चे को या मेरे रिश्तेदार के बच्चे को तरजीह दी जा रही, तो वह हासिद बन जाएगा। सही है। वो जलन करना शुरू कर देगा, उसमें बुग्ज पैदा होगा, उसमें कीना आएंगी, यहां तक कि ये नफरत तक पैदा हो जाएंगी उसके अंदर। तो ये मवाजना करना थोड़ा सा हमने अवॉइड करना चाहिए। हमारा बच्चा है, जितने उसको मार्क्स मिले काबिल कबूल है, उसमें जो सलाहियत पैदा हो रही अल्लाह की मर्जी में शामिल हाल रहना चाहिए। और सर हम ये सोचते हैं कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ लिख ले, अच्छे ग्रेड उसको आ जाए और वो डॉक्टर इंजीनियर ही बन जाए या कुछ एजुकेशन की फील्ड में कोई एक्सपर्ट बन जाए। हो सकता है कि अल्लाह ने कुछ उसके अंदर कोई और हुनर रखा हो, कोई और सलाहियत रखी हो। मुमकिन है कि वो 12th ही उसकी एजुकेशन हो, लेकिन उसके अंदर दीगर मैदान में इतने गट्स हो कि वो पढ़े लिखे लोगों से आगे बढ़ जाए। आजकल वालिदैन ने बस ये जो आजकल जो चल रहा ट्रेंड कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा अगला सवाल यही था। तो इसके लिए सिर्फ एक मिसरा है कि सितारों के आगे जहां और भी है। तो आप उसी में महदूद होके मत रहिए। उनका बच्चा डॉक्टर बन गया, ठीक है, आपका बच्चा उससे बासलाहियत है, दूसरे इसमें उसकी और सलाहियतें नुमाया तौर पर नजर आ सकती। इसमें सर मतलब जैसा आपने कहा कि भी हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने। हालांकि मुमकिन है कि बच्चों की सलाहियतें उतनी ना हो, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ना हो, और फिर वो बच्चे फिर अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर पाते हैं। तो फिर ये होता है कि बच्चों के अंदर स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि वो एक तरह से एक नेगेटिव फीलिंग उनके आती है, एक मायूसी आती है कि हमारे माँ बाप हमसे तवक्के कर रहे थे लेकिन अब हमने उनको पूरा नहीं कर पाए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमने देखे हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए, ये जो हम अपने बच्चों से बेजा जो तवक्कुआत रखते हैं ना जी, या जिस तरह से ट्रेंड चल रहा कि फला का बच्चा डॉक्टर बन गया, जी, जी, उनका दूसरा बच्चा भी डॉक्टर बन गया, जी, उनका तीसरा बच्चा भी नीट की तैयारी कर रहा, तो ये भी ये चाहते कि मेरा भी बच्चा डॉक्टर बने। हालांकि वो सलाहियत है, वो गट्स उसके अंदर नहीं है। जी, जी, अगर हम हमारे इस तरह से रवैया दिखाएंगे कि तुझे भी डॉक्टर बनना है, तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। सही है। और उसका तनाव धीरे 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 बढ़ता जाएगा। जी, और आजकल जो हादसात देखने में आते हैं, आप मुझसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप उससे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे कि आजकल बच्चे सुसाइड कर दे रहे हैं। सही है। महज वालिदैन की बेजा ख्वाहिशात की तकमील नहीं होने की वजह से। और अगर उसमें सलाहियतें हैं तो वो दूसरी जगह उससे ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता, लेकिन पेरेंट्स उससे तवक्को लगा के हैं कि वो इंजीनियर ही बने, वो डॉक्टर ही बने। नीट में हज़ारों लाखों बच्चे जो है वो एक एक क्लास के अंदर जो है दड़पे हुए हैं, और वहाँ पर वो उनको क्या मिल रहा, उनके जहन में क्या जा रहा, वो उसको ग्रास्प कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसको मशवरा कर लिए, उसको साथ में बिठा लिए बच्चे को और उससे ये पूछ लिए कि बेटा
आगे आपका मुस्तकबिल का क्या प्लान है, सही। आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप एडमिशन लीजिए, तो इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर होंगे। सर नीट का भी आपने तस्करा किया, अभी सोसाइटी हमारे एक दोस्त से बात भी हो रही थी। आज ये मामला है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को नीट की तैयारी के लिए भेज रहा है, हालांकि उसकी बिल्कुल उसकी सलाहियत नहीं है। उसने फर्स्ट टाइम में 100 मार्क्स लिया, अब वो सेकंड टाइम अगर रिपीट करता है तो वो 400 या 500 से ऊपर कैसे मार्क्स लाएगा। तो पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा बच्चा उस काबिल नहीं है तो मैं उसको किसी और फील्ड में एडमिशन दिलवाऊं। लेकिन 100 मार्क्स उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया है और अब वो चाहते हैं कि वो रिपीट करे और 500 से ऊपर उसको मार्क्स आ जाए, हालांकि पॉसिबल नहीं है। देखिए अभी जिस तरह से नीट के रिजल्ट आ रहे हैं जी हमारी एक यानी समाज में, नीट के रिजल्ट आने के बाद में एडमिशन कितने नंबर पर हो रही, क्या हो रही, थोड़ा सा तो उससे वाकफियत रहती है। जी जी आज ऐसा हाल है कि जो 550 यानी 550 से 570-80 के बीच में नंबर लेगा उसका ही दाखिला एमबीबीएस में होगा। जी अब जैसा आपने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बच्चे ने 100 नंबर लिया जी तो ये नामुमकिन है कि अगले इसमें वो 600 नंबर ले। बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन आज पेरेंट बजिद है। जी एक पेरेंट से तो मेरी मुलाकात हुई जो अपने बच्चे को 6ठी बार रिपीट कराए, और 6ठी बार रिपीट करने के बाद में भी उसका जो है उतने नंबर नहीं आ सके, तो उसको अब बेसिक से पढ़ाना शुरू किया। करना तो नीट ही करना, सही। फिजिक्स के कंसेप्ट ये करने के लिए एक स्पेशल टीचर अपॉइंट किया गया। जी 6 बार रिपीट करने के बाद में जो बच्चा वहां तक नहीं जा सका, उसमें वो है ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में वो होशियार होगा। बिल्कुल हम सही। उससे जो है बेजा तवक्कुआत लगा के रखे हुए हैं कि बनना है तो डॉक्टर बनना है। अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई दूसरा रास्ता हमवार करके रखा होगा, जी, जी। लेकिन हम उस पर उसको जाने नहीं दे रहे। सही है। ये भी एक मसला है। सर अभी आपने बच्चों के एहसास कमतरी का उसका तस्करा किया है। एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे अभी कि आज स्टूडेंट का टेंशन और जो फ्रस्ट्रेशन उनको एजुकेशन के हवाले से आ रहा है, ये वक्त का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी इंडिया की रिपोर्ट ये है कि इंडिया के अंदर हर 40 मिनट के अंदर एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। किसानों को सुसाइड के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन 2020 का साल ऐसा गुजरा है कि किसानों से ज्यादा स्टूडेंट ने उसके अंदर जो सुसाइड किया। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि बेजा तवक्कात स्टूडेंट से वाबस्ता की जा रही है, तो नतीजे में बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको टेंशन आ रहा है और वो फिर सुसाइड कर रहे हैं। देखिए ये जो सुसाइड का मसला है ये आम दीगर जो हमारी कौमें हैं उसके अंदर ज्यादा नजर आएगा जी, जी। आपको, ये बात तो लेकिन सही है। मुस्लिम बच्चे इसकी तरफ नहीं जाते, जी लेकिन वो यासियत का शिकार हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं, वो अपने आप को अकेलापन में रखना शुरू कर देते हैं, जी रिश्तेदारों से सही तरीके से मुलाकात नहीं कर पाते, दोस्तों के साथ में नहीं जाते, जी क्योंकि ये एक किस्म का तनाव वो अपने सर पर लेके है। जी जी ये जरूरी नहीं है कि बच्चा खुदकुशी करेगा तो अपने समझ में आना चाहिए कि वो इसके काबिल नहीं था या इतना उसने प्रेशर हैंडल नहीं कर सका। जी उसकी यासियत, उसकी मायूसी, उसके चेहरे को देखकर जिस तरह से उसका चेहरा खिला खिला होना चाहिए, जी वो अगर नहीं है तो वालिदैन ने समझ जाना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या डिमांड कर रहा। जी बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से, उसकी फेस रीडिंग से हमने ये समझ जाना चाहिए कि मेरे बच्चे को यहाँ से निकाल के मैं दूसरी तरफ डालूं, तो एक हिसाब से आप अपने बच्चे को बचाएंगे। सर एक थोड़ा हटकर सवाल है कि मतलब बहुत सारे शोहर और बीवी के दरमियान में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपस में खुशगवार ताल्लुकात नहीं होते हैं, झगड़े होते हैं, बहस मुबाहसे होते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, तो ऐसे माँ बाप के झगड़ों का या उनके ताल्लुकात का बच्चों के करियर के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? देखिए किसी भी तालिब इल्म के लिए या किसी भी बच्चे के लिए उसके माँ बाप यानी वालिदैन ये चलती फिरती किताब होते हैं। बहुत सही। अगर वो माँ बाप बच्चों के साथ में या आपस में जी उनके रिश्ते अच्छे हैं जी तो इसके मुस्बत असरात बच्चों के ऊपर उनकी नफ्सियाती और तालीमी इर्तिका में नजर आते हैं। सही। उसी तरह से अगर समझ लो रोजाना घर का माहौल ऐसा है कि रोजाना झगड़े, जी छोटी छोटी बात पे से झगड़े, जी जी घर में टेंशन का माहौल, तनाव का माहौल, तो अगर बच्चे इस झगड़े के गवाह हैं तो उनका पढ़ाई पे से तवज्जो हट जाती बिल्कुल, जी और वो ये सोचने लगते कि ये क्या शुरू हो गया हमारे घर में, सही है। क्योंकि उनके सामने हम झगड़े कर रहे हैं। सही है। तो हम लोगों ने बच्चों को मुस्बत माहौल देना चाहिए। सही है। मुस्बत माहौल का बच्चों के तालीम के ऊपर गहरा असर होता है। मुस्बत माहौल की वजह से बच्चे जिस तरह से
शोहर बीवी का एहतराम कर रही है, बीवी शोहर का एहतराम कर रहा है, उसी तरह से बच्चे वालिदैन का एहतराम करना शुरू कर देते हैं, बच्चे माँ बाप से मोहब्बत के साथ में पेश आना शुरू कर देते हैं, और इसका असर, मुस्बत असर तालीम के ऊपर नजर आता है, और इसकी वजह से उनकी तालीमी तरक्की होती है। तो हमने ये छोटे मोटे झगड़ों को अपने बच्चों के लिए दूर रखना चाहिए और हमारे घर का माहौल खुशगवार बनाना चाहिए। मतलब सर इसमें एक प्रैक्टिकल बात है कि हर शोहर और बीवी के दरमियान में छोटी मोटी चपकलिस तो होती रहती है, लेकिन हमारा उसमें ऐसा एहसास है कि वो बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। उनकी बहस व मुबाहिसे या उनके जो कुछ मतलब आपस में जो मामलात है, तो वो उन्होंने बच्चों से हटकर मतलब करना चाहिए, ताकि बच्चे उसको ना देखे, बच्चों पर उसके असरात ना पड़े। देखिए, ये जो आजकल माहौल बनते जा रहा है हमारे घरों का, तो इस माहौल को दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा आपने बताया कि छोटी मोटी नोक झोंक होते रहती है, जी जी तो ये छोटी मोटी नोक झोंक तो होते रहेंगी, लेकिन ये बच्चों के सामने ना हो तो बेहतर है। जी अगर ये छोटी मोटी नोक झोंक खुदा ना करे, अगर ये बड़े किसी इसमें चले जाए, तब्दील हो जाए, तो फिर वो अगर शोहर बीवी को कुछ बक दे रही है, या बीवी ये शोहर बीवी को कुछ बक दे रहा, बीवी शोहर को कुछ बक दे रही, तो इसका असर वो बच्चों पर होगा। और जो इज्जत है, जैसा बाप की इज्जत है, माँ की इज्जत है, जो बच्चों के नजरों में होना चाहिए, वो बच्चों के पास से चले जाएंगे। सही। तो वो भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे, चाहे वो माँ की नहीं करेंगे। अगर ज्यादा तशद्दुद का शिकार माँ होती है तो वो माँ की इज्जत करना छोड़ देंगे, या फिर इसके बरक्स अगर वो ज्यादा तशद्दुद का शिकार जो है बाप होता है, तो वो बाप की इज्जत करना छोड़ देंगे। जी तो हमारे लिए जरूरी ये है कि ये सारे काम बच्चों के गैर मौजूदगी में करें, ना करे तो बेहतर है, जी 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 लेकिन अगर करना ही है तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में करें। जी। सर एजुकेशन, ये पढ़ाई पर हमने बहुत सारी बातें की है। इसमें बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको किताबी कीड़ा कहा जाता है आजकल की लैंग्वेज में। मतलब ये कि वो एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है, इसमें इसका क्या असर पड़ता है बच्चों की शख्सियत के ऊपर? कैसे पढ़ाई ही काफी है, या इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बच्चों के लिए जरूरी होती है? देखिए, किसी भी चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है, जी और तालीम का मकसद है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, जी जिसको हम उर्दू में कहेंगे हमाजहत तरक्की। सही है। तो तालीम का यह अहम मकसद है कि हमारे तालिब इल्म की हमाजहत तरक्की हो। जी सिर्फ वो पढ़ना लिखना सीख जाए, या सही एक मखसूस सब्जेक्ट में माहिर बन जाए, सही है या एक मखसूस सब्जेक्ट के सारी जो कंसेप्ट वो सीख जाए, यही तालीम का मकसद नहीं है। सही है। आपने जो कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज, जी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये तालिब इल्म के जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। सही है। और मैंने जो एमएड के थीसिस जो सबमिट किया था, इत्तेफाक से मेरा टॉपिक यही था। अच्छा। तो इसकी वजह से बहुत सारे मुस्बत पहलू बच्चे के अंदर नजर आते। मैंने कई सर्वे किया, हमारे स्कूल में भी अक्सर फंक्शन होते रहते हैं, महीने को महीने बज़्म अदब होता है, जी जी साल में 2 बार एक स्पोर्ट इवेंट होता है, और एक बार जो है गैदरिंग, जिसको बोलते हैं एनुअल गैदरिंग, वो जी होती है। तो देखने में यह आता है कि अगर हम बच्चों को इन चीजों में इन्वॉल्व करें, तो उनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके शख्सियत का इर्तिका होता, जी जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। सही है। उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता। ऑलराउंड डेवलपमेंट इस तरह से होता कि वो लोगों से बात करना सीखते, सही है। अपनी बात लोगों को मनवाना सीखते, कॉन्फिडेंस डेवलप होता। कॉन्फिडेंस डेवलप होता। जी उसी के साथ साथ उनमें जो छुपी हुई सलाहियतें थी, जी जो जी हमने क्लासरूम में नहीं देखे, जी वो या तो आपको मैदान में नजर आएंगी, या आपको स्टेज पे नजर आएंगी। जी जी कि एक बच्चा पढ़ाई में होशियार है, लेकिन वो एक अच्छा, उसका जो है अल्लाह ताला ने उसको जो है गला भी अच्छा दिया, वो अच्छे तरीके से नात पढ़ रहा है, सही है। वो एक अच्छा तराना पढ़ रहा है, सही है। तो वो आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में नजर आएगा। जी उसी के साथ साथ लोगों के साथ में बात करना, जिसको हम सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, सही है। समाजी इर्तिका, सबको साथ लेके चलना, जिसको हम लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं। सही है। तो ये सारी चीजें उसी से चलेंगी। डेवलप होता साथ में हार जीत का जो कंपटीशन लगता है ना, है। जी जी उसकी वजह से हारना जीतना, जी ये जी उस जज करने की उसमें सलाहियत पैदा होती, जी जी जिसको हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं। जी। सर आज के वक्त का एक बड़ा चैलेंज है बच्चों या स्टूडेंट की गिरते हुए अखलाक, जो बद अखलाकी उनके अंदर आ रही है, जो बुराई है उनके अंदर आ रही है।
आज सब परेशान है, टीचर्स परेशान है, वालिदैन परेशान है, सोसाइटी परेशान है। तो इसका हल क्या हो सकता है? देखिए, आज हम बच्चों को तालीम तो आला से आला दे दे रहे। जी आज आप स्कूल जाएंगे तो साइंस का एक अलग कमरा मिलेगा जिसको हम लेबोरेटरी या लैब बोलते हैं। जी जी आप अगर मैथ्स का अलग कमरा देखने को मिल जाएगा, ज्योग्राफिया का अलग कमरा देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज ना हमारे घरों में ना किसी स्कूल में ऐसा कमरा नहीं बना जिसको हम तरबियत का कमरा बोलते हैं। बहुत सही। और आज जैसा ये आपने मुशाहिदा किया, मैं तो 20 साल से इस टीचिंग प्रोफेशन में हूं और कई स्टूडेंट्स को देखा। मैंने आज से 10 साल पहले के स्टूडेंट को भी देखा और दौरे हाजिर के स्टूडेंट को भी देख रहा हूं। और जब कंपैरिजन करते, हम आपस में बात करते असातिज़ा, तो ये देखते कि पहले के स्टूडेंट बाअखलाक थे। जी जी अब जो है उनमें बदतमीजियां बढ़ती जा रही। सही है। शरारती हो सकता बच्चा, और बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? सही है। बच्चा शरारती हो, और शरारती होना लेकिन तो कभी कभी उसके लिए अच्छा होता है। अच्छा है, बच्चा शरारती हो लेकिन वो बदतमीज ना हो। सही है। और देखिए कि तालीम और तरबियत, तरबियत का जहाँ तक सवाल है, बच्चे की तरबियत 4 जगहों से मुकम्मल होती है। सबसे पहला तो उसकी माँ की गोद, यानी जी जिसको हम माँ की गोद या घर जो बोलेंगे, जी घर में उसकी तरबियत होना चाहिए। जी दूसरा है स्कूल, जी तीसरा है समाज, जी और चौथा है मिंबर और मेहराब। जी आज आप नज़र दौड़ाइए, ये चारों में से कहाँ पर बच्चे को तरबियत मिल रही, अखलाकी तरबियत उसकी कहाँ हो रही? ये हम लोग कहीं ना कहीं जी घर में भी कम पढ़ रहे, स्कूल में भी कम पढ़ रहे। जी समाज का तो छोड़ ही दीजिए, आजकल हर कोई मोबाइल लेके बैठा हुआ है जी जी और हर बड़ा बच्चा, हर बड़ा स्टूडेंट, हर बड़ा तालिब इल्म छोटे तालिब इल्म को बिगाड़ने के पीछे पड़ा हुआ है। सही है। और मिंबर और मेहराब से जो काम होना चाहिए था जी वो जी अगर हो भी रहा होगा तो और जी इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ये जो अखलाकी बुराइयां बच्चे के अंदर पैदा हो रही है, तो हमको यानी बहैसियत वालिदैन ये पॉइंट आउट करना चाहिए और उसकी तरबियत के इंतजामात हमने करना चाहिए। सही है। जैसा मैंने इससे पहले बताया कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए माँ बाप चलती फिरती किताब होती है। जी तो माँ बापों ने मिसाल कायम करना चाहिए अपने अखलाक से, सही है। अपने किरदार से, अपनी आदतों से। ये उनमें ये बहुत अहम बात आपने कही कि सबसे पहले बच्चों के रोल मॉडल उनके मतलब माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप, पहली बार वो माँ बाप को ही देखते हैं, सही है। टीचरों को बाद में, समाज तो और दूर है। जी जी और मस्जिद में जब वो 10 साल का हो जाता है उसके जी बाद में खुतबा हजरात से वो जी खिताबत सुनता है और उसको जी ये करता है। जी लेकिन माँ बाप जो है ये उसके लिए पहली सही है। किताब है, जो चलती फिरती किताब है, और वो उसको देखकर वो सारी चीजें सीखता है। सही है। तो माँ बापों ने अपने किरदार से, हम्म, अपने आदतों से, अपने अतवार से उसमें तरबियत का जज्बा, यानी कोई भी चीज अगर सिखाना है, जी जी किससे कैसी बात करना, जी जी हमारे बड़ों से कैसी बात करना, बड़ों से इज्जत से बात करना, छोटों से शफकत से बात करना, सही है। ये अगर माँ बाप करते होंगे तो आप बिल्कुल सही है। देखेंगे कि उनके बच्चों में भी ये चीजें आ जी ही जाती है। सही। एहतराम से पेश आते होंगे तो जी ये सारी चीजें। हम बच्चों को अखलाकी कहानियां सुनाते थे सही है। पहले, जी जी आजकल दादी दादा नाना नानी से दूर है बच्चे, सही है। तो ये अखलाकी कहानियां भी उनको सही सुनने है। को नहीं मिलती। आजकल कैसा हो गया कि हम दो हमारे दो वाले कंसेप्ट पर हम भी चलने लग गए, जी जी तो उसका ये गलत असर हमारे बच्चों के अंदर आ रहा। तो जी हम बच्चों की रहनुमाई करें, सही है। बच्चों के अच्छे कामों में तारीफ करें सही और है। उनकी तरबियत का हम इंतज़ाम करें। सर इसका एक अहम सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि चूंकि हम मुसलमान हैं तो हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं तर्जुमे से, उनको हदीस पढ़ाएं, उनको सहाबा के वाक़यात, रसूलुल्लाह के अखलाकी वाक़यात वो पढ़ाएं। तो इससे भी इंशाल्लाह बच्चों की तालीम और तरबियत का एक अच्छा इंतज़ाम होगा और उनके अंदर भी अखलाक अच्छे जो परवान चढ़ेंगे। देखिए, मैंने जो बच्चों की तरबियत के 4 स्टेजेस या 4 जगहों से बच्चों की तरबियत होती है ये जी बताया था, तो उसमें चौथा जो बताया था मैंने कि मिंबर व मेहराब से। जी यानी आजकल जो है बच्चे मसाजिद से दूर हैं, जी और बच्चे जो है जुमा के दिन एक मौका रहता बच्चों के पास में कि कुछ ऐसे सहाबा के वाक़ियात जी या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जी जी उनकी जो है सीरत, ये जी सीखने का मौका जुमा के दिन मिलता। तो जुमा के दिन हमारे बच्चे वहाँ उस वक्त पर पहुँच नहीं पाते। सही है। तो ये होना चाहिए कि हमने बच्चों को इस्लामी तालीमात देना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है। चूंकि ये हमारा टॉपिक उस तरह से नहीं था तो मैंने ज़्यादा उसको जी वो जी जी पॉइंट्स नहीं लाया इसके अंदर। जी जी लेकिन अगर एक बच्चा
अच्छा आशिक रसूल बन जाए, जी जी वो दीन को मानने वाला बन जाए, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाला बन जाए, तो ये सारी चीजें जी। हम डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सही इंशाल्लाह। है सर। इस पर तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी पर हमने बहुत सारी बातें की। टीचर्स की जिम्मेदारी हमारे टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक सवाल इसमें आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए कि पेरेंट्स या मतलब स्टूडेंट की एजुकेशन के अंदर टीचर्स की क्या 3 बुनियादी जिम्मेदारियां हो सकती है? अच्छा, आप टीचर्स की 3 बुनियादी जिम्मेदारियां बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं मुझसे। जी जी टीचर्स की तो कई बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, जी और मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि जिस दौर में वालिदैन जरिए माश या पैसा कमाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे बच्चों की सरपरस्ती, ऐसे बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी वो असातिज़ा के ऊपर रहती है। जी और ये 3 नहीं बल्कि कई हो सकती है, जी लेकिन आपने 3 का मुतालबा किया। तो एक अच्छे टीचर का काम यह है, उसकी अच्छे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अच्छे टीचर की जिम्मेदारी यह है कि उसने अपने सबक को आसान जुबान में बच्चों तक पहुंचाना, बहुत सही बात। जिसको हम तालीमी मवाद की तैयारी बोलते हैं। जी जी अगर मुझे कोई साइंस का कंसेप्ट समझाना है और मैं हाई लेवल की अगर मैं उनको बच्चों को समझाऊं और वो उनके दिमाग में ना जाए, जी जी तो मुझे फिर लेवल को नीचे करके भी पढ़ाते आना सही चाहिए। है। ये सबसे अहम जिम्मेदारी। मतलब सर इसमें टीचर का नॉलेज कितना भी हो, लेकिन प्रेजेंटेशन उसका अच्छा होना चाहिए। कई ऐसे टीचर्स देखने में आए हैं कि जो उनकी तालीमी लियाकत पीएचडी है, डॉक्टरेट है वो, जी जी लेकिन वो एक छोटी सी कंसेप्ट को वो बच्चों के लेवल पर जाकर नहीं पढ़ा पाते। सही है। तो ये एक अच्छे टीचर की, जी जी आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियल टीचर, जी एक अच्छे टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के लेवल पर जाके उसको समझाए वो जी टॉपिक। जी दूसरी जो ये है कि हम बच्चों की डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग करें। जी समझ लो अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, वो बच्चे के जहन में गया नहीं गया, उसमें वो डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, वो स्किल उसमें डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, उसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। सिर्फ जी पढ़ा लिए और निकल गए, पढ़ा लिए और निकल गए, और बच्चे को क्या आ रहा वो मालूम नहीं। तो सही है। ये एक अच्छे टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके अंदर कितना कंटेंट जा रहा, सही है। इसका भी वक्तन फौक्तन देखे। और तीसरी जिम्मेदारी जो है कि जैसा अपन ने इससे पहले सवाल पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया आपको कि तालिब इल्म की माशराती, अखलाकी, तरक्की और नशोनुमा, इसकी भी जिम्मेदारी टीचर की कहीं ना तरफ। कहीं टीचर की है। जी जी जी। सर, बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो कुछ नसीहतें आप आखिरी में स्टूडेंट के लिए कर अल्लाह दें। अकबर। तलबा के लिए नसीहतें, नसीहतें तो नहीं कहूँगा, जी कुछ मशवरे जी जी कि सबसे पहले जो स्टूडेंट है जी वो अपने एजुकेशनल गोल सेट करे, जी जी जिसको हम तालीमी हदफ कहते हैं, जी जी या एक से जायद भी हो सकते हैं, तो अहदाफ भी कह सकते हैं। जी जी तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करें। दूसरा, इन गोल सेट करने में थोड़ा सा किसी अच्छे उस्ताद की रहनुमाई जरूरी है। ली जा सकती है, जी जरूर लें। उसी के साथ साथ मुस्तकिल मेहनत करें, जी जी क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का ये शेवा होना चाहिए कि वो कंटिन्यू जो है मेहनत करे, मुसलसिल मेहनत। इसके लिए भी आप किसी अच्छे उस्ताद से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन कायम करें। बहुत आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने में आता कि इनडिसिप्लिन हो रहे बच्चे, बच्चों के अंदर। सही है। नज्म व नस्क नहीं है बच्चों के अंदर। सही है। तो हमारा टाइम सुबह फजर से लेके जी तो रात में सोने तक, इशा की नमाज के बाद में जब भी आप सों, तो ये पूरा हमारा जो है शेड्यूल जी फुल्ली डिसिप्लिन हो। जी जी उसी के साथ साथ उस्ताद का अदब करें, जी उसका ताउन हासिल करें। सही है। उसी के साथ साथ अखलाकियात पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी अमल की तलकीन दे, अपने साथियों को अमल की तलकीन दे, नए महारतों को सीखें। जी आजकल जिस तरह से हम बोल रहे कि साइंस का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सही है। तो अगर आप ये नई नई महासिलात, ये सॉरी नई नई महारतें, जी नए नए सब्जेक्ट, नए नए कोर्स, नई नई टेक्निक अगर सीखेंगे नहीं, तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। और मेरी नहीं, अच्छे उस्ताद की दी हुई नसीहतों को याद रखें जी और उस पर अमल करते रहें। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने अपनी इतनी
मसरूफियत के बावजूद भी हमको वक्त दिया और बहुत ही कीमती नसीहतें और मशवरे और डिस्कशन सर के साथ हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आइंदा हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।